हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्क स्टोरीज़ ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी स्टोरी का 7वां पार्ट। मैंने बड़े इत्मीनान से पोशाक यानी गहरे सुर्ख रंग का गाउन पहना। इस आदमी ने मेरे सर पर थाल में से मोर के पंख वाला छोटा सा ताज उठाकर रखा और बोला, महाराज, अब तबीयत कैसी है आपकी? इसकी ज़बान से पहला जुमला कान में पड़ने के बाद मैं इनकी ज़बान समझने लगा। मैंने इनकी ज़बान में कहा, अब तबीयत बिल्कुल ठीक है। हमारी रानी कंपालिनी जी के पास ले चलो। ये बात तो मैं जान गया था कि मैं यहाँ किसी छोटी सी रियासत का राजा हूँ और कंपालिनी मेरी रानी होगी और ये लोग महल के ख़ास मुहाफ़िज़ या पुजारी वगैरह होंगे। थाल में से हीरे जवाहरात के हार उठाकर मेरे गले में डाल दिए गए। वही आदमी थाल में से हीरे मोतियों का बाजूबंद उठाकर मेरे बाजू पर बांधने लगा तो मेरे बाजू पर पहले से बंधा तावीज़ देकर बोला, महाराज, ये आपने क्या बांध लिया है? पहले तो आपके बाजू खाली होते थे। अभी तक मुझे इस आदमी का नाम मालूम नहीं हुआ था। इसका नाम या इसका ओहदा मालूम करना ज़रूरी था। मैंने रोबदार आवाज़ में कहा, यह राज मैं किसी को बताना नहीं चाहता। इस आदमी ने सर झुकाकर अदब से कहा, जो हुक्म महाराज, सीनापति आपका वफादार है। और मेरे दोनों बाजुओं पर कीमती बंद बांध दिए। वो मुझे ज़मीन पर रखे तख्त की तरफ ले गए। मैं तख्त पर गौ तकिए के सहारे बैठ गया। मेरे बैठते ही दो सर मुंडे आदमियों ने, जो काफ़ी हट्टे कट्टे थे, तख्त को अपने कंधों पर उठाया और पहाड़ की तरफ चल पड़े। जिस शख्स ने मेरा इस्तकबाल किया था और मुझे सुर्ख रंग की पोशाक पहनाई थी, इसने अपने आप को सीनापति कहा था। इसका मतलब है कि यह दरबार का वजीर ख़ास होगा। सीनापति मेरे तख्त की एक जानिब बराबर में चल रहा था, दूसरी तरफ दूसरा आदमी चल रहा था। आगे आगे 6-7 सिपाही हाथों में नेज़े लिए चल रहे थे। ये अजीबोगरीब जुलूस पहाड़ के दामन में पहुंचा तो मैंने दिन की रोशनी में देखा कि पहाड़ की ढलान पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो पहाड़ के ऊपर तक जाती हैं। यहाँ मुझे पहली बार ऊपर एक स्याह रंग की दीवार खड़ी दिखाई दी। ये राजा के किले या महल की दीवार होगी और ये सीढ़ियाँ महल तक जाती थीं। जब ये जुलूस पहाड़ की चोटी पर किले के सामने पहुंचा तो किले के दरवाजे पर भी लंबी कमाओं वाले नेज़ा बरदार सिपाही खड़े थे। मुझे देखकर उन्होंने अपने सर झुका दिए। सीढ़ियों पर सीनापति को एक कुर्सी पर बिठाकर उठा लिया गया था। ये जुलूस किले में दाखिल हो गया। मैं सोचने लगा कि मैं ये किस दुनिया में आ गया हूँ और यहाँ से निकलकर किस तरफ जाऊँगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था। किले में दाखिल होते ही एक बहुत बड़ा बाग था जिसमें दरख्त और फूल अजीब बहार दे रहे थे। मुझे देखकर बड़ी हैरत हुई कि बागों में नीम, अरियाँ, जवान और खूबसूरत औरतें एक दूसरे को प्यार कर रही थीं। मेरी सवारी को बाग में गुजरता देखकर तमाम औरतें एक दूसरे से अलग हो गईं और उन्होंने अपने सर झुका दिए। बाग के दूसरे किते में शराब के दौर चल रहे थे। यहाँ नीम अरियाँ मर्द एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। मेरी सवारी को देखकर वो भी एक दूसरे से अलग होकर अदब से सर झुकाए खड़े हो गए। आगे एक बड़ा हसीन और दीदा ज़ेब महल था जिसके दरवाजे में सिर्फ नीम उरियाँ औरतें अदब से खड़ी थीं। जब हमारी सवारी महल के दरवाजे में से गुजरी तो इन औरतों ने मेरे तख्त पर फूल बरसाए। ये तो मुझे मालूम हो चुका था कि यहाँ देवी देवताओं और मूर्तियों की पूजा करने वाला मज़हब राइज है। इन लोगों के लिबास से मैंने थोड़ा बहुत यही अंदाज़ा लगाया था कि ये हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से पहले की कोई सदी है। बाग की दूसरी तरफ लंबे बरामदे के चौकोर सुतूनों पर ताज़ा फूलों के हार पड़े हुए थे। बरामदे के अंदर की जानिब रेशमी पर्दे गिरे हुए थे। इन पर्दों का रंग गहरा सुर्ख था। मेरा तख्त बरामदे की संगमरमर की सीढ़ियों के पास रख दिया गया। सीनापति ने आगे बढ़कर कहा, महाराज युगराज, अब अपने महल में रानी जी के पास तशरीफ़ ले जाएंगे। मेरे सामने सीढ़ियाँ 2 सुतूनों तक जाती थीं। दोनों सुतूनों के दरमियान मखमल का सुर्ख पर्दा गिरा हुआ था। मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि महल में दाखिले का रास्ता इन दोनों सुतूनों के दरमियान ही हो सकता है। मैं बड़े वक़ार के साथ तख्त पर से उतर कर सीढ़ियाँ चढ़ता जब पर्दे के करीब आया तो अंदर से किसी ने पर्दा हटा दिया। ये 2 कनीज़ें थीं जिन्होंने मेरी सवारी को आता देख लिया था और ऐन जब मैं पर्दे के करीब आया तो उन्होंने अपनी अपनी जानिब से पर्दे को हटा दिया। मेरे सामने एक राहदारी थी जिस पर कालीन बिछा हुआ था। दीवारों पर मर्द और औरतों के आपस में प्यार मोहब्बत करने की और यहाँ रंगीन तस्वीरें बनी हुई थी। दोनों जानिब कनीज़ें मोर छल लिए अदब से खड़ी थीं। जैसे ही मैं राहदारी में दाखिल हुआ तो इंतहाई नाजुक अंदाम कनीज़ें मेरे दाएं बाएं ज़रा पीछे हटकर चल पड़ी। एक कनीज़ आगे आगे चलने लगी। एक जगह दीवार में दरवाज़ा था जिसके बाहर 2 कनीज़ें हाथों में नंगी तलवारें लिए खड़ी थीं। मुझे देखकर उन्होंने ये तलवारें नीचे कर लीं और सरों को अदब से झुका दिया। जो कनीज़ आगे आगे चल रही थी इसने पर्दे के करीब जाकर कहा, स्वर्गराज की महारानी के पास स्वर्ग के योगराज तशरीफ़ ला रहे हैं। इतना कहकर वो जल्दी से एक तरफ हट गई। कमरे के अंदर से एक और तनीज़ ने पर्दा हटा दिया। मैं कमरे में दाखिल हो गया। कमरा क्या था, किसी हसीन ख्वाब का महल लगता था। धीमी धीमी रोशनियाँ हो रही थी।
फर्श पर कालीन ही कालीन थे। सामने तख्त पर एक औरत सर पर जवाहरात का ताज रखे बैठी थी। मुझे देखते ही तख्त से उतरकर दोनों बाजू फैलाकर मेरी तरफ बढ़ी। या खुदा, मैं ये क्या देख रहा हूँ और ये लोग मुझ में क्या देख रहे हैं। मगर हालात का तकाजा यही था कि जब तक ये लोग किसी गलत फहमी में रहते हैं, इन्हें गलत फहमी में ही रखा जाए और यहाँ से आगे अपनी सदी में पहुँचने की कोई तदबीर हो सकती है तो वो निकाली जाए। ये मेरी रानी कंपालिनी थी। इसने सिर्फ एक रेशमी पोशाक पहन रखी थी। गले, बाजुओं और कमर में हीरे जवाहरात के हार, जड़ाव बंद और लाल और गोहर के कमरबंद दमक रहे थे। कानों में नीलम के बूंदे थे। इसकी उम्र 25 से 30 साल के दरमियान होगी। इसका नाम मुझे मालूम हो गया था। मेरा नाम शायद युगराज ही था, क्योंकि सेनापति ने सबसे पहले मुझे इसी नाम से याद किया था। रानी कंपालिनी मुझसे लिपट गई। कहने लगी, युगराज जी, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी। मैंने इसी ज़बान में कहा, मेरी कमल के फूलों से ज़्यादा हसीन रानी, मैं झील में तैरता दूर निकल गया था। रानी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैं डर गया कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। मैंने इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, क्या बात है मेरी प्यारी, तुम इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रही हो। वो बोली, महाराज, तुमने मुझे कभी कमल के फूलों से ज़्यादा हसीन रानी कहकर नहीं बुलाया। मैं इसलिए हैरान हो रही हूँ। तुम तो हमेशा मुझे मेरी मोहिनी कहा करते हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आज मुझे तुम पर ज़्यादा प्यार आ रहा है। इसने अपना सर मेरे सीने के साथ लगा दिया। मैंने महसूस कर लिया था कि ये औरत एक तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, दूसरा इसके बाल खुरदरे थे, तीसरा इसका जिस्म इसकी उम्र से ज़्यादा ढल चुका था, और चौथी बात यह थी कि इसके जिस्म से नागवार सी बू आ रही थी। मैं इसे लेकर तख्त पर बैठ गया। कमरे में किसी जड़ी बूटी के तेल के फानूस रोशन थे, जिसकी रोशनी धीमी और मध्यम थी। इतने में 2 कनीज़ें शराब के जाम चांदी की थाली में रख कर ले आई। मैंने थोड़ा सा मशरूब पिया। ये कोई शरबत था। कनीज़ें चली गई तो रानी बोली, युगराज जी, तुम्हें तो मालूम ही होगा, आज रात धरती का सबसे बड़ा जादूगर गंगोली हमारे स्वर्ग मंडल में आ रहा है। हमें इसकी खातिर तवाज़ा करनी होगी। मैंने कहा, वो तो हम ज़रूर करेंगे। रानी बोली, वो बड़ा ख़तरनाक जादूगर है। इसके पास आकाश नागन का मोहरा है, जिसे मुंह में रखकर आदमी गायब हो जाता है। मैं भी जादूगरनी हूँ, तुम भी जादूगर हो, हमारा सेनापति भी जादूगर है, मगर हम में से किसी के पास आदमी को गायब कर देने का जादुई मंत्र नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद मुझे मालूम हो रहा था कि ये लोग कौन हैं और इनमें क्या क्या ताकतें हैं। ये औरत जो मेरी रानी थी, ये भी जादूगरनी थी, मगर इसने मेरे बारे में जो कहा था कि मैं भी जादूगर हूँ, तो इससे मैं थोड़ा परेशान ज़रूर हो गया था, क्योंकि मुझे किसी किस्म का जादू नहीं आता था। अलबत्ता मेरे बाजू पर एक तावीज़ बंधा था, जिसकी वजह से मुझ पर किसी किस्म के जादू का असर नहीं हो सकता था। मैंने रानी से पूछा, मोहिनी, फिर तुम क्या चाहती हो, हम गंगोल जादूगर से आकाश नागन का मोहरा मांगें। वो बोली, गंगोल इस मोहरे की कीमत जानता है। वो इस मोहरे को अपने से कभी जुदा नहीं करेगा। आज तक किसी को ये मालूम नहीं हो सका कि गंगोल जादूगर आकाश नागन का मोहरा कहाँ छुपा कर रखता है। फिर तुम क्या चाहती हो, मैंने पूछा। रानी कंपालिनी मुझे कहने लगी, मैं ये मोहरा गंगोल जादूगर से ज़रूर हासिल करना चाहती हूँ, और इसका एक ही तरीका है कि सबसे पहले तो हमें ये मालूम हो जाए कि गंगोल जादूगर ये मोहरा अपने जिस्म में कहाँ छुपा कर रखता है, और इसके बाद इसे गाफिल पाकर ये मोहरा चुरा लिया जाए। मैंने कहा, हम जादू के ज़रिए ये मालूम क्यों नहीं कर लेते कि गंगोल ये मोहरा कहाँ छुपा कर रखता है। रानी ने एक बार फिर बड़े ताज्जुब से मेरी तरफ देखा और बोली, युगराज जी, आज आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। क्या आप नहीं जानते कि गंगोल पर किसी किस्म का कोई जादू नहीं चल सकता। उल्टा अगर इसे मालूम हो गया कि हम इसका मोहरा उड़ाना चाहते हैं तो हमारा दुश्मन बन जाएगा, और इसकी दुश्मनी हमें तबाह कर सकती है। मैं इसकी बातों से बहुत बोर हो रहा था। मैंने कहा, तो फिर तुम ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। रानी बोली, मेरा ख्याल है कि स्वर्ग की रकाजा कंचन इस काम में हमारी मदद कर सकती है। आज रात गंगोल की आमद पर हम स्वर्ग में एक शानदार दावत भी दे रहे हैं। आज रात को ही कंचन इसे खूब मदहोश करके इससे आकाश नागन के मोहरे का राज मालूम कर सकती है कि वो इसे कहाँ छुपा कर रखता है। कंचन को वैसे भी गंगोल जादूगर बहुत पसंद करता है। जब भी हमारे स्वर्ग में आता है, कंचन ही का रक्स देखता है और कंचन ही के हाथ से जाम पीता है। मैंने कहा, फिर ठीक है, तुम कंचन से बात करो। रानी बोली, मैं आज ही इससे बात करती हूँ, इसको मुझसे एक काम भी है। हाँ, ये ठीक है, बल्कि मैं इसे कहूँगी कि तुम मुझे आकाश नागन का मोहरा गंगोल से किसी तरह चुरा कर दे दो, मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी कर दूँगी। मैंने पूछा, क्या वो मान जाएगी और इतना बड़ा ख़तरा ले लेगी। रानी कहने लगी, कंचन को मुझसे बहुत बड़ा काम है, और ये काम सिवाय मेरे और कोई नहीं कर सकता। यूँ समझ लो कि इस काम पर कंचन की ज़िंदगी और मौत का इन्हिसार है, इसलिए वो अपनी जान की बाजी भी लगाने को तैयार हो जाएगी। मैं अभी इसे बुलाकर इससे बात करती हूँ। तुम स्वर्ग मंडल वाले अपने कमरे में जाकर आराम करो। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरा स्वर्ग मंडल वाला कमरा कहाँ है,
मगर मैं रानी से ये सवाल नहीं कर सकता था। मैं इससे रुखसत होने लगा तो इसने बड़ी मोहब्बत से कहा, तुम तो हमेशा मेरा मुंह चूम कर जाते थे, आज क्या भूल गए? मैंने कहा, माफ़ कर देना मोहिनी, आज भूल गया था। इसने अपना मुंह आगे किया तो मैंने इसे चूमा। यकीन करें, मुझे ऐसे लगा जैसे मैं किसी घोड़े का मुंह चूम रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना मुंह रानी के होठों से अलग किया और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं पर्दा हटाकर राहदारी में आया तो बाहर खड़ी दो मुहाफिज कनीज़ों में से एक कनीज़ ने झुककर कहा, महाराज, आप अपने भवन में जा रहे हैं तो मैं आपकी हिफाजत के लिए साथ चलूंगी। मैंने दिल में कहा कि चलो ये भी अच्छा हुआ, रास्ते की एक और रुकावट दूर हो गई। मैंने कहा, हाँ चलो। वो मेरे पीछे चलने लगी तो मैंने कहा, नहीं, मेरे आगे आगे चलो। कनीज ने हाथ बांध कर कहा, जो हुकुम महाराज, और वो मेरे आगे आगे चल पड़ी। ये एक छोटा कमरा था, मगर इस ज़माने के मुताबिक हर किस्म की सहूलियात से आरास्ता था। कनीज मुझे दरवाजे तक छोड़कर वापस चली गई। मैं पलंग पर गाँव तकिए से टेक लगाकर नींद दराज हो गया और ये सोचने लगा, अगर आकाश नागन का मोहरा, जो गंगुल जादूगर के कब्ज़े में है, किसी तरह मेरे हाथ आ जाए तो मैं गायब होकर यहाँ से बड़ी आसानी से निकल सकता हूँ। फिर ख्याल आया कि यहाँ से निकल कर क्या करूँगा। यहाँ भी मुझे वापस अपनी दुनिया में जाने की कोई सूरत दिखाई नहीं देती। किसी दूसरी जगह पर चला गया तो वहाँ भी यही सूरत हाल होगी। यहाँ मुझे फिलहाल कोई ख़तरा भी नहीं है। बेहतर यही है कि इसी स्वर्ग मंडल में बैठ कर ये सुराग लगाऊँ कि यहाँ से अपनी दुनिया में जाने की कोई तरकीब हो सकती है या नहीं। इसके बाद ही कोई फ़ैसला कर सकता हूँ कि मुझे यहाँ से किस तरफ को निकल जाना चाहिए। फिर मेरा ख्याल कंचन रकासा की तरफ चला गया। ये कोई बड़ी होशियार और चालाक किस्म की लड़की हो सकती थी, जिसको रानी कम्पालनी ने अपने एतमाद में ले रखा था। मैंने सोचा कि कंचन शायद मेरी कोई मदद कर सके, मगर इसका भी मुझे पूरी तरह यकीन नहीं था। मुझे योगराज के कमरे में बैठे जब काफ़ी वक्त गुजर गया तो एक कनीज ने आकर कहा कि महारानी जी आपको बुला रही हैं। मैं रानी के कमरे में आ गया तो वो कालीन पर टहल रही थी। मुझे देखा तो मेरी तरफ बढ़ी, मेरा हाथ थाम लिया, बोली। कंचन पहले डर रही थी, फिर मेरे यकीन दिलाने पर कि मैं इसे एक ऐसा अग्नि मंत्र बताऊंगी जिसको याद कर लेने के बाद इस पर गंगोल तो क्या, दुनिया के किसी बड़े से बड़े जादूगर का जादू असर नहीं होगा, फिर वो राज़ी हो गई। मैंने पूछा, रानी, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई जादुई मंत्र है? रानी के चेहरे पर एक मक्काराना मुस्कुराहट नमूदार हुई। कहने लगी, इससे आकाश नागन का मोहरा उड़ाने के लिए ये झूठ बोलना बहुत ज़रूरी था। मैंने कहा, और अगर गंगोल जादूगर ने इसे मौके पर पकड़ लिया तो इसे अपने जादू की ताकत से जला देगा। रानी मुस्कुराई, तो हम दोनों फिर कोई और तरकीब सोचेंगे। मैं कंचन को ढाल बनाकर दुश्मन पर वार कर रही हूँ। मैं खामोश रहा। रात को गंगोल जादूगर की स्वर्ग भवन में बहुत बड़ी ज़बरदस्त दावत हुई। महल और किले की तमाम दोशीज़ाएँ नीम और या लिबास में मौजूद थी। रात गए तक दावत जारी रही। गंगोल जादूगर ने एक दो बार मेरी तरफ बड़ी गौर से देखा। मुझे इससे यही खतरा लग रहा था कि कहीं ये अपने जादू के ज़ोर से ये मालूम ना कर ले कि मैं असली युवराज नहीं हूँ, बल्कि इसकी जगह पर कोई आवारा गर्द इसका हम शक्ल हूँ। लेकिन गंगोल ने होशो हवास में नहीं था। इसकी वजह यह थी कि इसकी पसंदीदा औरत यानी कंचन इसे शराब पिला रही थी, और कंचन को चूँकि जादूगर का मोहरा चुराना था, इसलिए वो इसे इतना बेहोश कर देना चाहती थी कि जब वो इसे ख्वाबगाह में ले जाए और इसकी तलाशी ले तो जादूगर को कुछ पता ना चल सके। मैं और रानी हाल में एक तख्त पर बैठे से ये सब कुछ देख रहे थे। जब जादूगर गंगोल की हालत बेहोश होने के किनारे तक पहुंच गई तो कनीज़ों ने इसे उठाया और इसकी ख्वाबगाह की तरफ ले गई। कंचन इनके साथ गई। रानी ने मेरा हाथ दबाते हुए कहा, कंचन आज रात कामयाब लौटेगी। और ऐसा ही हुआ। हम अभी अपनी ख्वाबगाह में सोने की तैयारियां कर रहे थे कि कंचन आ गई। रानी ने बेताबी से पूछा, क्या मोहरा मिल गया? कंचन ने मुट्ठी में से मोहरा निकाल कर रानी को दिया और बोली, कंचन कभी नाकाम नहीं होती। रानी आकाश नागन के मोहरे को गौर से देखने लगी। मैं भी करीब ही बैठा था। मैं भी मोहरे को बड़े गौर से देख रहा था। एक तरह से कनीज कंचन ने रानी का नहीं बल्कि मेरा काम किया था, ये मालूम करने के बाद कि मेरे वापस अपनी दुनिया में जाने की कोई तरकीब हो सकती है या नहीं। मुझे इस मोहरे की मदद से गायब होकर वहाँ से फ़रार होना था। रानी ने कंचन को वापस भेज दिया। कनीज के जाने के बाद रानी ने कहा, हमें इसे आजमाना चाहिए, कहीं ये नकली मोहरा ही ना हो। और रानी ने मोहरा मुंह में रख लिया। मुंह में रखते ही रानी गायब हो गई। दूसरे लम्हे वो जाहिर हो गई। इस वक्त मोहरा इसने मुंह से निकालकर मुट्ठी में पकड़ रखा था। रानी खुश होकर बोली, मोहरा बिल्कुल असली है योगराज, बिल्कुल असली है। अब मैं देखती हूँ गंगोल कैसे कहता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हूँ। मैंने कहा, इसे संभाल कर रखना। सुबह होश में आने के बाद जब गंगोल को मोहरा नहीं मिलेगा तो एक तूफान खड़ा कर देगा। रानी ने कहा, इसकी ताकत अब आधी रह गई है, अब वो सोच समझ कर कोई तूफान खड़ा करेगा। मैंने इसे हिदायत करने के अंदाज में कहा, फिर भी इसे किसी ऐसी जगह रखना जहाँ कोई जादूगर भी मालूम ना कर सके कि मोहरा यहाँ भी हो सकता है।
रानी कंपालिनी ने मेरे देखते हुए तख्त के पीछे चांदी के संदूक को खोलकर इसमें से इस पत्थर की एक और संदूकची बाहर निकाली। इस छोटे से बक्से पर जादू के हरूफ लिखे हुए थे। बक्से को खोलकर इसने मोहरा इसके अंदर रख दिया और मेरी तरफ देखकर बोली, इस बक्से पर मैंने अग्नि तिलस्म किया हुआ है। अगर कोई चोर मोहरा उड़ाने के लिए इसको हाथ लगाएगा तो अग्नि तिलस्म के असर से वहीं जलकर राख हो जाएगा। मैं सोचने लगा कि अगर फ़र्ज़ करो कि मुझे इस मोहरे की शदीद ज़रूरत पड़ जाए और मैं संदूकची खोलूँ तो क्या होगा? मैं भी जलकर राख हो जाऊँगा। ये बड़ी सोचने वाली और अहम बात थी। ख्याल आया कि मैंने अमारा का तावीज़ बांध रखा है। मेरा तावीज़ मुझे संदूकची के अग्नि तिलिस्म से ज़रूर बचा लेगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन नहीं आ रहा था। बहरहाल अभी मुझे इस मोहरे की ज़रूरत भी नहीं थी। मोहरे वाली संदूकची चांदी के संदूक में बंद करके रानी बोली, तुम देख लेना, बहुत जल्द पूरी धरती पर रानी कंपालिनी जादूगरनी का राज होगा। दूसरे दिन गंगोल जादूगर ने कोई तूफान ना उठाया। या तो ये बात थी कि इसे अभी तक मालूम नहीं हुआ था कि किसी ने इसका कीमती मोहरा इसके जिस्म के किसी छिपे हुए हिस्से से निकाल लिया है, या फिर अगर इस मोहरे की गुमशुदगी का पता चल गया तो इसने मक्कारी से काम लेते हुए इस राज को अफशा नहीं किया था और यूं जाहिर किया जैसे इसकी कोई चीज़ गुम ही नहीं हुई। लेकिन जब खाने की मेज़ पर मैंने इसकी शक्ल गौर से देखी तो इसका चेहरा साफ बता रहा था कि वो अंदर से परेशान है। रात होने से पहले गंगोल जादूगर रानी कंपालिनी और मेरा शुक्रिया अदा करने के बाद अपने देश को रवाना हो गया। इसके जाने के बाद रानी ने मुझसे पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है, गंगोल ने जाहिर क्यों नहीं किया कि इसकी नहायत कीमती शय चोरी हो गई है? मैंने जवाब दिया, इसकी वजह मेरे नज़दीक तो यही है कि गंगोल नहीं चाहता कि ये राज फाश हो जाए और इसके दुश्मनों को मालूम हो जाए कि इसके पास जो आकाश नागन का मोहरा था वो गुम हो गया है। रानी ने हल्का सा कहका लगाया, कहने लगी, तुमने बिल्कुल सही सोचा है युवराज, मगर मुझे तो मालूम हो गया है, बल्कि इसका मोहरा मेरे कब्ज़े में है और मैं इसकी दुश्मन हूँ। मैंने रानी से कहा, बगैर सोचे समझे कोई कदम मत उठाना रानी, ऐसा ना हो कि कोई उल्टी मुसीबत हम पर पड़ जाए। रानी मोहरा हासिल करने के बाद नशे में थी। कहने लगी, मैं तो इस गंगोल को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि अगर जिंदा रहा तो सारी उम्र याद रखेगा। क्या तुम नहीं जानते इसने हमारे ख़ानदान के साथ कितना बड़ा जुल्म किया है? मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि गंगोल जादूगर ने कब और कहाँ रानी कंपालिनी के ख़ानदान वालों के साथ जुल्म किया था, लेकिन मैंने रानी की फजूल झिकझिक सुनने की बजाय इसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, मुझे सब मालूम है रानी, फिर भी दुश्मन ख़तरनाक है। इस पर वार करने से पहले अच्छी तरह गौर कर लेना चाहिए कि अगर वो वार से बच गया तो वो तुम्हारे साथ किस कदर वहशियाना सलूक करेगा। मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं, रानी ने नफरत से कहा और ख्वाबगाह से बाहर निकल गई। गंगोल जादूगर को रानी के महल से गए 2 ही दिन हुए थे कि मालूम हुआ कि कंचन कनीज़ गायब हो गई है। रानी ने यह खबर सुनी तो कहने लगी, वो कहीं गायब नहीं हुई, इसे गंगोल ने अगवा कर लिया है और अब इसको अजियतें देकर पूछ रहा होगा कि इसने आकाश नागन का मोहरा चुराने के बाद कहाँ रखा है। मैंने हंसकर कहा, गंगोल इतना बड़ा जादूगर है, वो अपने जादू टोने के ज़रिए ये भी नहीं मालूम नहीं कर सकता कि इसका मोहरा किसके पास है, किस जगह पर है। रानी ने कहा, युवराज, तुम अनाड़ियों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि बड़े से बड़ा जादूगर भी एक मकाम पर आकर बेबस हो जाता है? आकाश नागन के मोहरे का अपना एक तलिस्म है, इसके तलिस्म की अपनी एक ताकत और अपना एक असर है। कोई भी जादूगर, ख्वाह वो कितना ही बड़ा जादूगर क्यों ना हो, अपने जादू के ज़ोर से ये मालूम नहीं कर सकता कि मोहरा कहाँ है। मैंने कहा, ये तो मैं समझ गया रानी, लेकिन अब कंचन का क्या होगा? इस बेचारी का तो कोई कसूर नहीं, वो तो बिला वजह मारी जाएगी, गंगोल इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। रानी ने बेपरवाही से जवाब दिया, मारी जाएगी तो इसकी जगह एक और कनीज़ आ जाएगी। हमें इस किस्म की छोटी छोटी बातों पर गौर नहीं करना चाहिए, हमेशा अपना मकसद सामने रखना चाहिए। मैंने ज़रा तंज के साथ कहा, और अगर इसने मरने से पहले ही अपनी ज़िंदगी की शर्त पर गंगोल को बता दिया कि इसने मोहरा चुराकर रानी कंपालिनी को दे दिया तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? रानी ने नफरत से कहा, गंगोल का बाप भी जादू करके मुझे अपने कब्ज़े में नहीं कर सकता, वो मेरी ताकत खूब जानता है। बात यहीं ख़त्म हो गई। मैं दूसरे तीसरे रोज़ भेस बदल कर शहर की सैरगाहों और कारवान सराय की तरफ निकल जाया करता था। रानी के आगे मैंने ये बहाना बनाया था कि मैं ये जासूसी करने के लिए लोगों में जाकर घुल मिल जाता हूँ कि रया का कोई गिरोह हमारे ख़िलाफ़ या हमारे किसी दुश्मन की हिमायत में बगावत की तैयारियाँ तो नहीं कर रहा। लेकिन मेरा असल मकसद ये होता था कि शायद इस तरीके से कहीं किसी सैरगाह में, किसी कारवान सराय में ऐसा कोई इंसान नज़र आ जाए जो मेरी इस मुसीबत को हल कर सके जिसमें मैं गिरफ़्तार हो चुका हूँ। रानी के साथ इस बहस मुबाहसे के बाद तीसरे दिन मैं हस्बे आदत लंबी दाढ़ी वाले साधु के बेस में घोड़े पर बैठकर महल के खुफिया दरवाजे से निकला। इस वक्त सूरज डूब चुका था और शाम के साए गहरे हो रहे थे। कुछ देर तक शहर के बाज़ारों में घूमता फिरता रहा, फिर शहर के दरवाजे से बाहर निकलकर इस तरफ चल पड़ा जिस तरफ पहाड़ की सीढ़ियाँ नीचे झील तक जाती थीं। ये वही झील थी जहाँ मैंने पानी से बाहर सर निकाला
तो योगराज का रूप अख्तियार कर चुका था। मैं चूंकि घोड़े पर सवार था, इसलिए सीढ़ियों की बजाय पहाड़ के इर्द गिर्द बनी हुई खुफिया सड़क पर से गुजर कर नीचे आया। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, क्या देखता हूँ कि झील की तरफ से एक जुलूस चला आ रहा है। लंबी अबाओं वाले पुजारी और नेज़ा बरदार मुहाफिज इस तख्त के साथ साथ चल रहे हैं, जिस पर एक आदमी सर पर ताज जमाए गहरे सुर्ख रंग की अबा पहने बैठा हुआ है। मैं घोड़े से उतरकर एक तरफ को होकर खड़ा हो गया। मैं मालूम करना चाहता था कि ये शाही सवारी किसकी है। जब ये जुलूस मेरे सामने से गुजरा तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि जिस तख्त को गुलामों ने कंधे पर उठा रखा था, इस पर बिल्कुल मेरी शक्ल का, बल्कि हूबहू मेरी शक्ल का एक नौजवान बैठा है। इसके हाथ में नंगी तलवार है। सीनापति इसके दाएं जानिब चल रहा था। या खुदा, ये क्या माजरा है। ये लोग जब गुजर गए और सीढ़ियों के पास पहुंचकर पहाड़ का जीना चढ़ने लगे, तो मैंने एक आदमी से पूछा, क्यों भाई, ये किसकी सवारी थी। मैंने चूंकि भेस बदल रखा था और लंबी दाढ़ी लगाई हुई थी, इसलिए वो शख्स मुझे ना पहचान सका कि मैं कौन हूँ। मेरे सवाल के जवाब में कहने लगा, भाई क्या तुमने नहीं देखा, ये हमारे राजा योगराज जी की सवारी थी, जो महल की तरफ जा रही है। मैंने कहा, लेकिन राजा योगराज तो इस वक्त महल के अंदर रानी के पास बैठा हुआ है, फिर ये कहाँ से आ गया। वो आदमी गुस्से से कहने लगा, असली योगराज यही है जो गुम हो गया था और अब एक जंगल से मिल गया है। ऊपर जो योगराज बैठा है वो नकली है, कोई धोखेबाज है। असली राजा ने इसलिए तलवार अपने हाथ में पकड़ रखी है कि वो अपने हाथ से नकली राजा की गर्दन उड़ाएगा। मैंने कहा, तुम ठीक कहते हो भाई, असली राजा को ऐसा ही करना चाहिए। क्या अंधेर नगरी है। इसके साथ ही मैं छलांग लगाकर घोड़े की पीठ पर बैठा और इसे जितनी तेज़ दौड़ा सकता था पहाड़ी सड़क पर दौड़ाने लगा। अभी असली योगराज की पैदल सवारी पहाड़ की सीढ़ियों से काफ़ी नीचे थी कि मैं महल में पहुंच गया। मैं खुफिया सुरंग में से घोड़ा दौड़ाता आया था। मैंने अपना साधुओं वाला हुलिया ही रहने दिया। रानी ने भी मुझे इस हुलिये में देख रखा था। मेरा ख्याल था कि वो ख्वाबगाह में होगी, मगर जब मैं इस खुफिया रास्ते से ख्वाबगाह में दाखिल हुआ तो इस वक्त रानी वहाँ पर नहीं थी। मैं भी यही चाहता था। मैंने लपक कर चांदी का संदूक का ढकना उठाया, इसमें से पत्थर की छोटी संदूकची निकाली। संदूकची का तिलिस्म मुझ पर अपना असर न डाल सका, क्योंकि मेरे बाजू पर तावीज़ बंधा हुआ था। मैंने धड़कते हुए दिल के साथ संदूकची खोली तो अंदर आकाश नागन का मोहरा मौजूद था। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और मोहरे को आजमाने की खातिर मोहरा अपने मुंह में डाल लिया। मोहरा मुंह में डालते ही मैं गायब हो गया। बिल्कुल असली मोहरा था और रानी ने चोर को धोखा देने के लिए इसकी जगह कोई नकली मोहरा नहीं रखा था। हालांकि मेरे ख्याल में इसे ऐसा ही करना चाहिए था, लेकिन कहते हैं ना कि बहुत अक्लमंद आदमी भी बाज़ औक़ात अपनी किसी न किसी बेवकूफ़ी से मात खा जाता है। मैं मोहरा मुंह से निकालकर जेब में रखने ही वाला था कि रानी गुस्से की हालत में कमरे में दाखिल हुई। इसके साथ एक कनीज़ भी थी। रानी कह रही थी, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि जो युगराज मेरी ख्वाबगाह में सोता है वो नकली युगराज है और असली युगराज का पता चल गया है और वो चंद लम्हों बाद महल में दाखिल होने वाला है। कनीज़ ने कहा, महारानी जी, सब यही कहते हैं कि असली योगराज वही है जो महल में पहुंचने वाला है। ये योगराज कोई बहरूपिया या जादूगर है जिसने योगराज का रूप धार रखा है। रानी सर पकड़कर तख्त पर बैठ गई। बोली, आकाश के देवताओं, ये मेरे साथ कैसा मजाक खेला जा रहा है। अचानक रानी की निगाह चांदी के संदूक पर पड़ गई। मैं जल्दी में चांदी के संदूक को बंद करना भूल गया था। अब मुझे संदूक बंद करने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि आकाश नागन का मोहरा मेरे मुंह में था और मैं किसी को भी नज़र नहीं आ रहा था। इतनी देर में रानी दौड़कर संदूक के पास गई और अंदर से पत्थर की संदूकची खोलकर देखी तो चीख मारकर पीछे को गिर पड़ी। कनीज़ ने जल्दी से इसे संभाला और पूछा, महारानी जी क्या बात है, मैं अभी शाही वेद को बुलाकर लाती हूँ। मेरा अब वहाँ कोई काम नहीं था। इस स्वर्ग मंडल या अय्याशियों के महल में मुझे अपनी मंजिल का कोई सुराग नहीं मिला था और कोई मंजिल मेरे सामने नहीं थी। कुछ पता नहीं था कि मैं किस तरफ को जाऊं और किस तरफ को ना जाऊं। मोहरा मेरे मुंह में था। मैं हालत गायब में था। मुझे कोई नहीं देख सकता था। चुनाचा मैं बड़ी आसानी से और बड़े आराम आराम से जहन में बहुत कुछ सोचता हुआ ख्वाबगाह के खुफिया रास्ते से नीचे सुरंग में उतर गया। सुरंग में मेरा घोड़ा इसी जगह खड़ा था जहाँ मैं इसे छोड़ कर गया था। मैं इस पर सवार हुआ, सुरंग में से गुजर कर खुफिया जगह से बाहर निकला और घोड़े को आहिस्ता आहिस्ता चलाता हुआ एक तरफ रवाना हो गया। मैं साधु के हुलिये में था। मेरी कमर के साथ 3-4 हीरे और 2 नीलम कपड़े में लिपटे हुए थे। ये मैं हमेशा अपने साथ रखता था। ये वो जवाहरात थे कि तारीख के कदीम दौर में हर शहर में, हर मुल्क में काम आ सकते थे। शायद रात का पहला पहर गुजर चुका था। आसमान पर तारे निकले हुए थे। ये एक बड़ी अच्छी बात हुई कि जिस घोड़े पर मैं सवार था, मेरे बैठने के बाद वो भी मेरी तरह गायब हो गया था और दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ इसके टापों की आवाज़ आ रही थी। मैं जिस सड़क पर जा रहा था या घोड़ा खुद ब खुद मुझे इस सड़क पर ले आया था, इसके बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कि ये किस शहर को या किस मुल्क को जाती है। रात गर्म थी, इससे मैंने यही अंदाज़ा लगाया था कि यह ज़मीन के जुनूब का कोई इलाका है। पहले मुझे किसी किसी वक्त भूख और प्यास का एहसास हो जाता था, अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। इसके बावजूद मेरी सेहत अच्छी थी
और मुझे किसी किस्म की कमज़ोरी का एहसास भी नहीं हो रहा था। पानी कहीं नज़र आ जाता तो पी लेता था, खाने को कहीं मिल जाता या जंगल में कोई फलदार दरख्त देखता तो 2-3 फल खा लेता था। मेरे दोनों जानिब ऊंची ऊंची पहाड़ियां रात की तारीकी और सितारों की रोशनी में बड़ी डरावनी लग रही थी। घोड़ा पहले आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, अब मैंने इसे ढलकी चाल पर डाल दिया था। वो ऐसे चल रहा था जैसे इसे मालूम है कि ये रास्ता किस तरफ को जाता है। इस तरह चलते चलते एक जगह पानी के झरने के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। घोड़ा अपने आप इस तरफ मुड़ गया, इसे शायद प्यास लगी थी। वो एक घाटी उतरकर एक तरफ को मुड़ा तो मुझे अंधेरे में एक पहाड़ी पर से सफ़ेद पानी की चादर गिरती नजर आई। ये छोटी सी आबशार थी, नीचे पानी का एक तालाब बन गया था। मैं घोड़े से उतरकर एक पत्थर के सिल पर बैठ गया। घोड़ा ज़रा आगे जाकर पानी पीने लगा। मैंने भी मुंह हाथ धोकर थोड़ा सा पानी पिया और सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये मैं आपको बता देना ज़रूरी समझता हूँ। चूँकि यहाँ मुझे गायब रहने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने आकाश नागन का मोहरा मुंह से निकालकर अपने लंबे कुर्ते की बगल वाली छोटी जेब में डाल लिया था। इस वक्त भी मैं ज़ाहिरी हालत में था और मेरा घोड़ा भी। मैं घोड़े पर सवार हो गया। घोड़ा घाटी की चढ़ाई चढ़कर दूसरी जानिब से बाहर निकल आया और आगे चल पड़ा। आगे जंगल ही जंगल था, दरख्त ही दरख्त थे। ज़रा सी देर के लिए खुली जगह आती और इसके बाद फिर ऊंचे ऊंचे दरख्तों का सिलसिला शुरू हो जाता। मैंने सोचा कि इस तरह कब तक चलता रहूँगा, घोड़ा भी ख्वामख्वाह थक जाएगा। बेहतर है कि किसी जगह बैठकर रात गुजार दी जाए। दिन का उजाला फैले, चारों तरफ रोशनी हो, रास्ते नजर आए तो आगे चलूं। चुनाचा मैं घोड़े पर से उतर पड़ा। एक मज़ू जगह देखकर घोड़े को एक दरख्त के साथ बांधा और ख़ुद वहीं दरख्त की टेक लगाकर बैठ गया। जहन में कई किस्म के ख्यालात आ रहे थे, कई किस्म के सवालात पैदा हो रहे थे जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। किसी वक्त घुनूदगी तारी होती तो सो जाता, कुछ देर बाद अपने आप आँख खुल जाती। इसी तरह रात गुजर गई। दिन की रोशनी में देखा कि चारों तरफ दरख्त, जंगल और झाड़ियाँ और पहाड़ियाँ हैं। मैं घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। इसी तरह चलते चलते मैं एक जगह आ गया जहाँ एक जगह से धुआं उठ रहा था। ज़रूर ये कोई गांव वगैरह होगा। मैंने इस तरफ घोड़ा डाल दिया जहाँ से धुएं की लकीर से उठ रही थी। वहाँ भारी तनों वाले दरख्त थे, धुआं इनके दरमियान किसी जगह से बुलंद हो रहा था। मैंने घोड़े से उतरकर इसे एक दरख्त के साथ बांधा और पैदल चलकर दरख्तों के पास आया। मुझे यहाँ किसी मर्द की आवाज़ आई। वो सख्त गुस्से में कुछ कह रहा था। मैं जल्दी से एक दरख्त की ओट में हो गया, फिर दरख्तों की ओट लेता आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। मैं बड़ी एहतियात से कदम उठा रहा था कि मेरे कदमों की आहट पैदा ना हो। आदमी की आवाज़ दोबारा बुलंद हुई। अब मुझे अल्फाज समझ में आ रहे थे। कोई मर्द पूछ रहा था, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, मैं इसी वक्त तुम्हें ज़मीन में गर्क कर सकता हूँ। मैं एक मोटे तने वाले दरख्त की ओट में हो गया और ज़रा सा सल निकाल कर आगे देखा। जो कुछ मुझे वहाँ नज़र आया, मेरी आंखें इस पर यकीन नहीं कर रही थीं। दरख्तों के दरमियान मुझसे कोई 30-40 फुट के फासले पर लकड़ियों के एक ढेर से धुआं उठ रहा था। सामने वाले दरख्त के साथ एक लड़की रस्सियों से बंधी हुई थी। एक आदमी हाथ में खंजर लिए इसके सामने खड़ा इसे घूर रहा था। मैंने इन दोनों को पहचान लिया था। ये आदमी जादूगर गंगोल था और दरख्त के साथ बंधी हुई लड़की रानी कंपालिनी की चहेती और बावफा कनीज कंचन थी। गंगोल खंजर की नोक कंचन की आंखों के करीब ले जाकर गुस्से से बोला, अगर अब भी तुमने ना बताया कि मेरा तिलिस्मी मोहरा तुमने चुरा कर कहाँ रखा है तो मैं इस खंजर से तुम्हारी दोनों आंखें बाहर निकाल दूंगा। कंचन ने निढाल आवाज़ में कहा, मैंने बता दिया है कि जो कुछ मैंने किया रानी जी के कहने पर किया। मैंने रात को तुम्हारे जिस्म की खुफिया जगह से मोहरा निकाल कर रानी जी को जाकर दे दिया था। इसके बाद मुझे नहीं पता रानी ने मोहरा कहाँ छुपा दिया है। मैं देवताओं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ। गंगोल ने खंजर वाला हाथ नीचे कर लिया, कहने लगा, मैं तुम्हें कुछ वक्त और देता हूँ। एक बार फिर गौर कर लो कि तुम्हें हर हालत में बताना होगा कि तिलिस्मी मोहरा तुमने कहाँ छुपाया हुआ है। मैंने रानी का सारा महल छान मारा है, वहाँ मोहरा कहीं नहीं है। वो यकीनन तुम्हारे पास है। मैं कुछ देर के बाद आऊँगा। अगर फिर भी तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हारे खूबसूरत जिस्म के टुकड़े करके इन्हें जंगली जानवरों के आगे डाल दूंगा। ये कहकर गंगोल जादूगर ने किसी को आवाज़ दी। सामने वाले दरख्तों के पीछे से 4 सयाफाम आदमी एक तख्त उठाए नमूदार हुए। गंगोल तख्त पर बैठ गया। सयाफाम आदमियों ने तख्त उठाया और इसे लेकर एक तरफ को चले गए। सामने वाले दरख्तों में से एक रास्ता बना हुआ था जो पहाड़ियों की तरफ जाता था। गुलाम इसी रास्ते पर चले जा रहे थे। जब वो काफ़ी आगे जाकर एक तरफ को मुड़ गए तो मैं दरख्त की ओट से निकलकर कंचन के सामने आ गया। वो मुझे देखकर हैरान हुई। मैंने कहा, हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। गंगोल जादूगर ने तुमसे जो बातें की हैं वो मैंने सारी सुन ली हैं। मैं जानता हूँ तुम बेगुनाह हो। तुमने मोहरा मेरे सामने लाकर रानी को दिया था। कंचन की हैरानी अभी तक दूर नहीं हुई थी। इसने पूछा, महाराज आप कौन हैं? इस वक्त मुझे ख्याल आया कि मैं साधु के भेष में था। मेरी घनी दाढ़ी और मूछें थीं और मैंने साधुओं वाला लंबा कुर्ता पहना हुआ था। इस हुलिये में कंचन ने मुझे बिल्कुल नहीं पहचाना था।
मैंने इसी वक्त अपनी दाढ़ी मूछें उतार कर फेंक दी। कंचन की आंखें खुली की खुली रह गईं। बोली, महाराज युगराज, आप यहाँ कैसे आ गए? मैंने कहा, ये एक अलग कहानी है जो मैं तुम्हें बाद में सुनाऊंगा। इस वक्त तुम्हें यहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी है। मैं जल्दी जल्दी रस्सियाँ खोलने लगा। जब रस्सियाँ खुल गईं तो मैंने कंचन को बाजू से पकड़ा और इसे लेकर इस तरफ दरख्तों में चल पड़ा जहाँ मेरा घोड़ा बंधा हुआ था। कंचन बोली, महाराज, मेरे साथ आप अपनी जान खतरे में न डालें। गंगोल बड़ा खौफनाक जादूगर है। इससे फ़ौरन पता चल जाएगा कि आप मुझे उठाकर ले गए हैं। वो मेरे साथ आपको भी ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा, जो होगा देखा जाएगा। इस वक्त तो तुम यहाँ से निकलो। मैंने लड़की को घोड़े पर बिठाया और ख़ुद इसके पीछे बैठ गया और घोड़े की बाग अभी पकड़ी ही थी कि पीछे से किसी ने चीख कर कहा, खबरदार, यहीं रुक जाओ। मैंने पलट कर देखा, दरख्तों में से 2 गुलाम तलवारें लिए हमारी तरफ आ रहे थे। कंचन की चीख निकल गई। ये शायद गंगोल जादूगर के 2 मुहाफिज गुलाम थे जिन्हें वो कंचन की निगरानी के लिए वहाँ छोड़ गया था। मैंने घोड़े को एड़ लगाई। कमबख्त घोड़ा 4 कदम चलकर रुक गया। कंचन ने रोते हुए कहा, महाराज, आप अपनी जान बचाएं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। इतने में पीछे की तरफ से एक नेज़ा हमारे सरों के ऊपर से शाई की आवाज़ के साथ गुजर गया। अब आकाश नागन के मोहरे से काम लेने का मौका आ गया था। मैंने एक लम्हे के अंदर अंदर कुर्ते की जेब से मोहरा निकालकर मुंह में रख लिया। इसके साथ ही मैं, कंचन और घोड़ा गायब हो गए। कंचन ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, युवराज जी, गंगोल के तलिस्म ने हमें गायब कर दिया है। मैंने घोड़े की लगाम सीधी जानिब को मोड़कर कहा, हम गंगोल के जादू से नहीं, आकाश नागन के मोहरे के जादू से गायब हुए हैं। ये मोहरा मैंने अपने पास रखा हुआ था। दिन का वक्त था। सामने जंगल में एक रास्ता बराबर नज़र आ रहा था। मैंने घोड़े को ईड़ लगाई और बाग ढीली छोड़ दी। घोड़ा शाही इस्तबल का था। देखते ही देखते हवा से बातें करने लगा। हम इस जंगल और इसकी पहाड़ियों से निकल आए। सामने एक दरिया आ गया। काफ़ी ज़ोर और शोर वाला दरिया था। मैंने कंचन से कहा, क्या यहाँ कोई घाट होगा जहाँ से हम दरिया पार कर सकें? घोड़े दरिया में तैरने लगते हैं, मगर मैं इसे दरिया में डालते हुए घबरा रहा था कि कहीं हमें साथ लेकर ना डूब जाए। घोड़ा खूब दौड़ता हुआ आया था। काफ़ी गर्म था। सामने दरिया आया तो मेरा इशारा पाए बगैर दरिया में उतर गया। हम कमर तक पानी में डूब गए। घोड़ा वाकई असील था। देखते ही देखते वो दरिया पार कर गया। दूसरे किनारे पर आकर मैंने घोड़े को रोका नहीं, बल्कि सफ़र जारी रखा। मुझे गंगोल से ख़तरा लगा हुआ था कि वो जादूगर है और बड़ा ख़तरनाक जादूगर है। कहीं हम पर दूर से कोई मंत्र ना फूंक दे। मगर लगता था कि हम इसकी सरहद से बहुत आगे निकल चुके थे। ये था दोस्तों स्टोरी का 7वां पार्ट। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।